मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था जी। उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति संप्रदाय धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब बुरा वक्त आता है तो दबे पांव आता है। यानी कितना भी मजबूत आदमी हो, कितना भी ज़्यादा प्रभावशाली हो, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो उसका साया भी साथ छोड़ जाता है। ठीक यही बात पूर्व राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ ऐसा ही दिख रहा है कि वो चौतरफा समस्याओं से घिरे नज़र आ रहे हैं। जो सत्यपाल मलिक 2004 में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके 20 साल बाद आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी सत्यपाल मलिक पर इतनी ज़्यादा टेढ़ी नज़र रखे हुए है कि वो 78 साल की उम्र में जब वो गंगाराम हॉस्पिटल में, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उनके खिलाफ में केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने 2200 करोड़ के घोटाले के रूप में सत्यपाल मलिक समेत 6 लोगों के नाम चार्जशीट फाइल की है। आपको बता दें कि 2017 में केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, शाह ने मिलकर जो सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर, पहले उनको बिहार का राज्यपाल बनाया और कुछ दिनों बाद 2017 के बाद उन्होंने उनको जम्मू कश्मीर का एलजी राज्यपाल बनाया। स्थिति ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण और वरिष्ठतम नेताओं में माने जाते थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सत्यपाल मलिक ने केवल भारतीय जनता पार्टी का ही के साथ पूरी ज़िंदगी काम किया हो। इससे पहले वो चरण सिंह के साथ में भी काम कर चुके हैं। चरण सिंह के पहले अटल जी के सानिध्य में जब 2004 में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनके करीब आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता किस तरीके से सत्यपाल मलिक को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले या भाजपा में ज्वाइन करने से पहले वो लोक दल के नेता रहे, कांग्रेस में भी रहे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के टिकट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। आज ये स्थिति है कि जब से पुलवामा कांड हुआ तब से सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो तनातनी दिखने लगी, वो साफ राज्यपाल रहते वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया, सरकार के खिलाफ में बयानबाजी की, और यहाँ तक कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की काफ़ी तीखी आलोचना की। अब उन सब चीज़ों की वजह से 2024 के चुनाव के वक्त भी सत्यपाल मलिक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और
मोदी सरकार की आलोचना करते थके नहीं। यही वजह रही कि उनको यूपी में भारी नुकसान हुआ। अब आप भारतीय जनता पार्टी का नेचर तो जानते ही हैं, वो छोड़ते किसी को नहीं है, चाहे वो उनकी पार्टी में रहा हो या ना रहा हो। उनके बारे में एक ही कहावत है कि उन मोदी और शाह ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, यानी कि वो किसी को भी कभी भी डस सकते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार को भी कई बार इन्होंने इस तरीके से नुकसान पहुंचाया, लेकिन स्थिति ये है क्या नीतीश भाजपा को छोड़ सकते हैं और ना भाजपा नीतीश को छोड़ने के तैयार है, क्योंकि बिहार में नीतीश हैं तो भारतीय जनता पार्टी की साथ है, नीतीश नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। सत्यपाल मलिक ने कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का इशारा किया कि जब वो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के रूप में थे, तब सरकार के कुछ खास लोग, आरएसएस के खास लोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आकर जम्मू कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार में मंत्री रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता या बड़े नेता राम माधव और रिलायंस कंपनी के एक काम के लिए उनके पास 2 फाइलें आईं। तब उनके सचिवों ने ये बताया कि इन फाइलों में गड़बड़ी है और अगर आप इन कामों को अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और उन्होंने उन दोनों फाइलों को वापस कर दिया, जबकि मलिक के अनुसार ये बताया जाता है कि उन 2 फाइलों को पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए का मुझे ऑफ़र किया गया था, लेकिन मैंने उस ऑफ़र को ठुकराते हुए उन दोनों फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ सीबीआई की जांच के लिए इन मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज कराई। इत्तेफाक देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ में शिकायतें दर्ज की गई वो आज भी फ्री घूम रहे हैं, उनको प्रमोट करके जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के खिलाफ में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों को नामजद करके चार्जशीट फाइल की है। सबसे बड़ी बात तो ये सीबीआई अधिकारी बताते हैं, पहले उनसे एक गवाह के रूप में पूछताछ होती है, लेकिन अब उनके साथ में उनको इस तरीके से पूछताछ की जाएगी क्योंकि वो इस घोटाले के यानी कीरू हाइडल प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें वो मुख्य अभियुक्त के रूप में नज़र आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कभी खास रहे सत्यपाल मलिक अब उनके जांच एजेंसियों के टारगेट पे बैठा दिया गया है। ईमानदार और जाट समाज का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन इस वस्तुतः स्थिति ये है कि सत्यपाल मलिक चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनकी मदद को कोई भी आगे आता नहीं दिख रहा है। ये बात दूसरी है कि कभी कभार राहुल गांधी के साथ उनके संबंध हुए और उन्होंने एक वीडियो में उनके साथ बातचीत भी की, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि उनके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नज़र नहीं आ रही है। कारण यही है कि सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधियों को दुश्मन समझकर जांच एजेंसियों का मिसयूज़ करते नज़र आते हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं के साथ में किया, महाराष्ट्र में यूबीटी शिवसेना के नेताओं के साथ किया, एनसीपी के कई नेताओं के साथ किया। साफ झलकता है कि जब तक मोदी और शाह केंद्र में हैं तब तक कोई भी
उनके खिलाफ बयान देने के लिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कवि हो, शायर हो, उन सब के पीछे देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जा रहा है। पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक, हम बहुत कश्मीर के बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए, तो वहां पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ, और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ, उसका डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहां पर हैं, एक सिपाही वहां नहीं है, 1.5 घंटा आपको लगा वहां पहुंचने में, हेलीकॉप्टर से घायलों को उठाने में। उन तो टेररिस्ट का क्या हुआ जो भाग गए, कहां लापता हो गए, जमीन खा गई उनको, आसमान ले गया, क्या हुआ? और हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसमें लगभग 40 सेना के जवान शहीद हुए थे। जब वहां से उनका ट्रांसफ़र, सत्यपाल मलिक का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सेना ने केंद्र से, रक्षा विभाग से ये हेलीकॉप्टर्स की मांग की थी, तो सरकार ने वो हेलीकॉप्टर उनको मुहैया नहीं कराए, और उसका कारण ये, उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग ज़मीन मार्ग से, सड़क मार्ग से वहाँ से निकल रहे थे और आतंकी हमला हुआ, और उसमें भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। आज तक उस हमले का कोई भी जांच सामने नहीं आई है। ठीक इसी तरीके इस बात का खुलासा सत्यपाल मलिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद ये सबको सामूहिक, सार्वजनिक रूप से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाह रहे थे, अमित शाह नहीं चाह रहे थे कि भारतीय सेना हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से जाकर वहाँ से निकले, और उनको मजबूरन सड़क पे ट्रक से जाना पड़ा, और आज घात लगाए हैं आतंकवादियों ने, उनके ट्रक को उड़ा दिया। वो साफ साफ अब ये कहते हैं कि इस आतंकी हमले के पीछे केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी मंशा थी। इस आतंकवादी हमले को वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन 40 जवानों की शहादत को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, शहीदों के नाम पर वोट मांगे, जो कि एक चुनाव आयोग की संहिता, आचार संहिता का उल्लंघन है। उसमें साफ कहा गया है कि सेना और जवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आप कभी भी वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उनका पिट्ठू चुनाव आयोग, गुलाम, जो भी कहा जाए, चुनाव आयोग ने इस पे ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जिससे ये पता चल सके कि इस पे रोक नहीं लगाई, और सत्ता के साथ खड़े दिखाई दिए। साफ जाहिर होता है कि इस समय सारी जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी सत्ता के बगल गिर है, सत्ता के आगे नतमस्तक है।